लेकिन चर्चा की शुरुआत एक कहानी से करती हूं, और ये कहानी आप सुनिए क्योंकि ये देश इस कहानी को जानता है, समझता है और उससे जूझ रहा है। यूपी के उन्नाव का एक लड़का था, उसका नाम था आकाश। 17 साल की उम्र थी, परिवार का बड़ा लाडला था। उसे नशे की बड़ी बुरी लत लग गई। और नशा किस चीज का? कफ सिरप का। आसानी से पंसारी और पान की दुकान पर मिल रहा था उत्तर प्रदेश में, 40-45 रुपए में मिल जाता था। वो नशा करने लगा। पहले अपने पॉकेट मनी से करता था, फिर घर का छोटा छोटा सामान बेचना शुरू किया, फिर बहुत आदत पड़ गई तो माँ के जेवर बेच दिए। जब घर पे थोड़ा पिटाई हुई तो चेन स्नैचिंग में लग गया। लेकिन ये नशे की आदत ऐसी उस कफ सिरप की लगी थी कि छूटती ही नहीं थी। घर वालों ने इलाज की भी बड़ी कोशिश की, जगहसाई हो रही थी, परिवार तबाह हो रहा था। लेकिन क्योंकि इतनी आसानी से और इतना सस्ता नशा मिल रहा था तो वो उस लत से बाहर नहीं आ पा रहा था। थोड़े दिनों को छोड़ देता था, फिर घर वापस आता था, गली से निकलते ही पान की दुकान पर आराम से कफ सिरप मिल जाती थी, फिर पीने लगता था। यह सिलसिला चलता रहा और फिर वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। अब लिवर और किडनी खराब हो गए, पेट में पानी भर गया है, परिवार तबाह है, परिवार परेशान है, लाखों रुपए इलाज में फूके जा चुके हैं और वो अभी भी नशे की इस लत से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो कहानी है ये सिर्फ आकाश की नहीं है। ये कहानी उन अनगिनत युवाओं की है जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक नशे का शिकार हो रहे हैं। और इस तरह के नशे का जो बड़ी आसानी से बड़ा सस्ता कफ सिरप के रूप में मिल रहा है। और क्योंकि चर्चा की शुरुआत हुई है और कफ सिरप की बात हो रही है तो बात उत्तर प्रदेश से ही शुरू करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कोडीन नाम की कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रही है। क्या पंसारी, क्या पानवाला, हर जगह 40-45 रुपए में एक बोतल मिल रही है जिससे लोग जबरदस्त नशे का शिकार हो रहे हैं। धड़ल्ले से यह बिजनेस चल रहा है, बच्चे इस लत का शिकार हो रहे हैं लेकिन परिवार उजड़ते जा रहे हैं। और इसीलिए किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह की नशे की लत एक बहुत गंभीर विकराल समस्या है देश के सामने और उस पर चर्चा जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में चाहे स्कूल के कैंपस हो, चाहे कॉलेज के कैंपस हो, चाहे सड़कों पर बड़ी आसानी से हर तरह का नशा, पहले चरस गांजे की बात होती थी, अफीम की बात होती थी, फिर सूखा नशा, केमिकल्स, अब कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रहा है और धड़ल्ले से यह गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका किंग पिन, जिस व्यक्ति ने, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, वो शुभम जायसवाल नाम का एक आदमी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आता है। उसने 500 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में कमाए और पिछले 5 साल में उसका ये गोरख धंधा ऐसा पनपा, ऐसा फूला कि उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल तक ये फैला। और वो अकेला नहीं है। और उसकी मैं फोटो दिखाना चाहती हूं। पहले ये शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं। जरा इनकी दूसरी फोटो भी दिखाइए। ये जिसके साथ बैठे इन पर अभी जरूर चर्चा करूंगी, धनंजय सिंह इन महानुभाव का नाम है। अगली फोटो दिखाइए। ये जो व्यक्ति दो खड़े हुए हैं, एक इसमें से अमित सिंह टाटा है, एक आलोक सिपाही है। ये बड़े रसूख वाले लोग हैं। एक बर्खास्त सिपाही है पुलिस फोर्स से और एक अमित सिंह टाटा है। ये धनंजय सिंह जी के साथ खड़े हुए हैं। ये सब लोग इस गोरख धंधे में शुभम जायसवाल के साथ पार्टनर थे। शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ कमाए तो इन्होंने भी करोड़ों कमाए हैं। इनको धनंजय सिंह अपना छोटा भाई बताते हैं। जरा नेक्स्ट फोटो पे जाइए। ये सब उनके साथ की तस्वीरें हैं जो आपको दिख रही हैं। अब इस पे रुकिए जरा। धनंजय सिंह को आप में से कुछ लोग बाहुबली, कुछ माफिया, कुछ डॉन भी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अगली तस्वीर पे जाइए। मेरे लिए धनंजय सिंह बीजेपी के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगली फोटो दिखाइएगा। और वो नीतीश जी के बड़े ही उनके साथ प्रगाढ़ संबंध है।
ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय जी, जिनके ऊपर विशेष कृपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रहती है, बाहुबली, माफिया, डॉन और तमाम शब्दों से उनको आप और आपके साथी नवाजते। मेरे लिए तो ये बीजेपी के घटक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन पर बड़ी कृपा बरसती है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। तो धनंजय जी इन सब लोगों को अपना छोटा भाई बताते हैं। एक बार नहीं, टीवी चैनल पर भी आके कह रहे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। अब बात शुरू होती है कि हर बात पर धमकी देने वाले योगी आदित्यनाथ जी छोटे भाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े भैया पर कार्रवाई कब होगी? योगी आदित्यनाथ जी तो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उस पर भी अभी चर्चा करूंगी। बुलडोजर कब चलेगा? बड़े भैया पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन जब ये सारी चीजें सामने आई, अगली तस्वीर पर जाइएगा, जब ये सारी चीजें सामने आई तो योगी जी सदन में खड़े होकर तस्वीर खेलने लगे, वो तस्वीरें दिखाने लगे। अब तस्वीर खेलिएगा तो बात बड़ी फैलेगी, क्योंकि ये विभोर राणा है, ये भी इस पूरे गोरख धंधे, इस पूरे स्कैम में शामिल है। तस्वीर देख लीजिए किसके साथ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य का जो कार्यभार संभालते हैं ब्रजेश पाठक जी के साथ। अगली तस्वीर जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी के साथ है। तमाम अगली तस्वीरें हैं जो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ हैं। तस्वीरें दिखाते जाइए, कलई खुलती जाएगी। ये विभोर राणा जी हैं, इनकी कुछ तस्वीर योगी जी खड़े होकर सदन में दिखा रहे थे, कलई यहां खुल रही है। बीजेपी के तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीर है। तो तस्वीर खेलने पर आएंगे तो नीरव मोदी और मोदी जी की तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर खेलिएगा तो मोदी जी और मेहुल चौकसी की आ जाएगी। तस्वीर मत खेलिए, लेकिन तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं, उसको जरूर देखिए। अब बात करते हैं, प्लीज गो बैक टू द मेन, थैंक यू। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जब योगी जी तस्वीर खेल रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही कि उत्तर प्रदेश में ठोक कर कार्रवाई की जाएगी, ठोस कार्रवाई की जा रही है और अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। मतलब कितनी हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री को यह राहत है कि अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। जब कोई मरेगा तभी संगीन मामला बनेगा, तभी बुलडोजर निकलेगा। किडनी खराब हो रही है, नशे के लोग शिकार हो रहे हैं, बच्चे अस्पतालों में भर्ती हो, उससे कोई मतलब नहीं, अभी तक कोई मरा नहीं। और दूसरा, ठोक कर कार्रवाई हुई। अब इस ठोक कर कार्रवाई पर जो लीपापोती हुई, पहले उसकी बात कर लेते हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ ट्रक बरामद कर लिए गए, कुछ गोडाउन पर छापे पड़ गए। इसीलिए सवाल उठता है, कहां है शुभम जायसवाल? ठोक कर कार्रवाई कर रहे हैं ना, शुभम जायसवाल कहां है? कहां है धनंजय सिंह? उनके छोटे छोटे भैया बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, तो बड़े भैया पर कार्रवाई कब होगी? और इसलिए इस मंच से और आपके माध्यम से कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। कार्रवाई तो आप बाद में करिएगा। 5 साल से आपकी नाक के नीचे एक गोरख धंधा चल रहा था, जो जौनपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर से शुरू होते होते अंतरराष्ट्रीय हो गया। आपको भनक भी नहीं लगी इसके बारे में? 5 साल में 500 करोड़ कमाने वाला शुभम जायसवाल, जब मामला सामने आया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति शुभम जायसवाल देश छोड़कर भाग गया या भगा दिया गया। 500 करोड़ जिस व्यक्ति ने कमाए, उस पर अब आंख में धूल झोंकने के लिए 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। तो भागने में मदद किसने की? तीसरा सवाल, एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, और यूपी एसटीएफ के तो जितने गुणगान किए जाए कम है। आप में से तो कुछ साथी जानते हैं, 9-9 किलोमीटर हवाई चप्पलों में पैदल चल के एनकाउंटर करती है यूपी एसटीएफ। तो यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन तमाम तार यूपी एसटीएफ से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तो वो कौन सी निष्पक्ष जांच कर रही है? वो भगा रही है, वो लीपापोती कर रही है, या वो सच ढूंढ रही है? ये मुझसे बेहतर आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। ये छोटे छोटे लोगों की गिरफ्तारी करके किसको बचाया जा रहा है? कौन है वो बड़ी मछलियां जिनको इसमें बचाया जा रहा है? रसूख वालों पर कार्रवाई कब होगी? धनंजय सिंह जिनको छोटा भाई बताते हैं, तो बड़े भैया पर कार्रवाई कब करिएगा? भाई बात बात पर योगी जी को बुलडोजर बड़ा पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। मुझे लगता है बुलडोजर जो है वो अदालतों पर ताला लगाने का काम करता है। लेकिन क्योंकि योगी जी को पसंद है, तो योगी जी से इस मंच के माध्यम से आपसे पूछते हैं
कि बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है या बुलडोजर का ड्राइवर भी कोडीन पीकर नशे में लुत्थ पड़ा हुआ है? कब चलेगा आपका बुलडोजर? और फिर सवाल आता है उत्तर प्रदेश के बाहर केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों है? इतना गोरख धंधा फैल रहा है, केंद्र सरकार ने मौन क्यों धारण किया हुआ? और ये मैं बिना कारण केंद्र सरकार को इसमें नहीं घसीट रही हूं। कफ सिरप का बनना, उसकी बिक्री जितना राज्यों में होती है, राज्यों की जिम्मेदारी है, उतनी ही इसमें केंद्र सरकार का रोल है। केंद्र सरकार के 2 मंत्रालय, फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय की इसमें बड़ी भूमिका होती है। कौन है इस देश का केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी अब रुखसती होने वाली है, जेपी नड्डा जी। क्या आपने जेपी नड्डा जी के मुंह से एक शब्द सुना इस पूरे मामले पर? क्या बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने, केंद्रीय सांसदों ने, प्रवक्ताओं ने, बददिमाग नेताओं ने जो लपक लपक कर कैमरे पर बाइट देने के लिए आतुर रहते, क्या उन्होंने कहा कि यूपी में धनंजय सिंह और बाकी लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? यूपी में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शुभम जायसवाल कैसे भाग गया? जिस मंत्रालय के अधीन कफ सिरप आता है वो भी मानो कफ सिरप पीकर सुप्त पड़ा हुआ है। क्यों चुप है जेपी नड्डा? क्योंकि असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति, धर्म और खास तौर से उपनाम देखकर चलता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर विशेष समुदाय के खिलाफ चलता है, गरीबों के खिलाफ चलता है, रसूख वालों पर विशेष कृपा रहती है, उनको संरक्षण प्राप्त रहता है। और इससे पहले कि मैं माइक अपनी सहयोगी साधना भारती जी को दूं, 2 बातें यहां पर कहनी और जरूरी हैं। और वो बातें कफ सिरप की अवैध बिक्री के बाहर, कफ सिरप के अवैध तरह से बिकने और सरकारों ने जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया उस पर भी है। ये पूरा स्कैम है कफ सिरप का एक, और पूरा देश इसमें लिप्त पाया जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां पर एक कफ सिरप अवैध रूप से खरीदी गई, कोल्ड ड्रिफ्ट, आपको नाम याद होगा, 25 बच्चों की मौत हुई थी। और आपको याद है कि कैसे राजस्थान में तमाम मानक फेल हो गए थे, फिर भी कफ सिरप मुख्यमंत्री योजना में शामिल थी, तब भी नड्डा जी चुप थे, तब भी इस देश का स्वास्थ्य मंत्री चुप था। क्यों चुप थे आप? 25 बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत होती है, 9 बच्चों की राजस्थान में मौत होती है, आप चुप क्यों हैं? केंद्र सरकार चुप क्यों है? कार्रवाई कब होगी? और इस मामले में विस्तृत और जानकारी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कफ सिरप का जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है अवैध तरीके से, जो पूरा स्कैम है, उसके बारे में आपको साधना भारती जी अब संबोधित करेंगी। धन्यवाद सुप्रिया जी। सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आदरणीय सुप्रिया जी ने सारी बात विस्तृत तौर पर रख दी है, मैं मध्य प्रदेश पर आना चाहूंगी। मैं शुरुआत करूंगी कि सही बात है, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है और लूले लंगड़े संकल्पों का शासन है। और क्या ये नहीं कहा जाए कि कफ सिरप के कारण हो रही मौतों के कारण आज फूलों का आंगन लाशों की मंडी है? क्या ये मोदी, मोहन, भजन जी का ये पूरा अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी है? और ये सवाल इसलिए जरूरी है, जी हाँ, ये मैं उसी मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं जहां की बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड दे दिया जाता है, पीड़ित बीमार बच्चों को। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कि कफ सिरप से 2 दर्जन से अधिक बच्चों की मौतें हो जाती हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर नवजात शिशुओं को चूहे कुतर देते हैं और बच्चों की मौत हो जाती है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कि ICU में आग लगने के कारण एक नवजात शिशु उस आग की भेंट चढ़ जाता है। शर्मनाक है। और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। मुझे तो लगता है ये बीजेपी की बड़ी अम्मा जो RSS हैं, उन्होंने एक संस्कार दिया है जी बीजेपी को। उनका ये संस्कार है कि कितना भी बड़ा आरोप लग जाए, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे आतंकवादी घटना का हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे रेल दुर्घटना हो, सब कुछ कर लेना, मुंह पर ताला लगा लेना, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मत देना। और इसीलिए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री वहां नजर आते हैं, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के अंदर, भजन जी नजर आते हैं राजस्थान में, और वहां के स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के वो तो और ही ज्यादा महान व्यक्ति हैं। जब छिंदवाड़ा के अंदर ये घटना घटी, जब बच्चे कफ सिरप के कारण मृत्यु हुई बच्चों की, उन्हें देखने तक के लिए नहीं गए जब तक कांग्रेस के आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी ने वहां सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं किया, जब तक उन्होंने आकर प्रेस वार्ता नहीं की, जब तक उनसे मांग नहीं की कि उठिए, जागिए, आंखें खोलिए और मुंह खोलिए, कानों में सरसों का तेल डाल के जनता की आवाज सुनिए, तब तक मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आगे नहीं है। मुझे लगता है ये शर्मनाक है।
और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि डॉक्टरों के मुताबिक ये बात है कि जो सिरप के अंदर जो जहरीले केमिकल हैं, जिनकी तादाद कम होनी चाहिए, वो 48% से भी ज्यादा है, जिन पर WHO के द्वारा भी प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनको सरकारी टेंडर कैसे दोबारा मिल जाता है नया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम तो लगातार ये प्रश्न उठाएंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही विचलित करने वाली एक और जानकारी प्राप्त हुई कि छतरपुर के एक जिला अस्पताल में मात्र 8 महीनों के अंदर 409 बच्चों की मौतें हुई। ये क्या चल रहा है भाई? मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, कहीं जम्मू कश्मीर में भी कफ सिरप से बच्चों की मौतें हुई। तो हमारी तो एक ही मांग है कि सबसे पहले तो इस पर या तो एक सेवारत या सेवानिवृत्त कोई भी एक, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनकी देखरेख में एक जांच कमेटी बिठाई जाए, न्यायिक आयोग के द्वारा जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात कि भाई अब बहुत हो गई बतौलेबाजी, ये ढोंग ढकोसला बहुत कर लिया आप लोगों ने। और जब स्वास्थ्य का विभाग ही जब वेंटिलेटर पर है, तो ये तो हमारी मांग है कि सबसे पहले तो देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रिया जी की इतनी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है अब तो शर्म आ ही जानी चाहिए। और अब इस्तीफा मांगते हैं हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ही, और मध्य प्रदेश के मैं स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहती हूं। आपके माध्यम से जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और इसकी जांच की भी हम मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके की दर्दनाक, हृदय विदारक घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद भी इस सरकार के कान पर अगर जू नहीं रेंगता है, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। और मैं मीडिया से भी एक दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगी कि बार बार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट्स बहुत हो गई। ये मामला राजनीतिक मामला नहीं है। अगर बच्चों की मृत्यु हो रही है और कफ सिरप लेकर अगर मृत्यु हो जाती है, तो मुझे लगा ये मृत्यु नहीं है, ये गैर इरादतन हत्याएं हैं ये सरकार की तरफ से। और इस पर कम से कम चर्चाएं कीजिए, इन मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए। जनता के मुद्दे हैं, देश में बच्चों की मौतें हो रही हैं, इससे और गंभीर मामला क्या हो सकता है? तो मेरा यही निवेदन है और इसी निवेदन के साथ मैं आपके सवालों को आमंत्रित करती हूँ। आपकी जानकारी के लिए एक यहाँ पर बात बतानी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का जहां तक मामला है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है और न्यायिक जांच की बात करी है, क्योंकि जो एजेंसी जांच कर रही है वो खुद संशय के घेरे में है। एसटीएफ, उसके कुछ तार जुड़े होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। और उन्होंने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने लगातार इस मामले की न्यायिक जांच की बात करी है बाय अ सिटिंग हाई कोर्ट जज। और जैसा कि साधना जी ने कहा, जिस तरह का गोरख धंधा सिरप को लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर चल रहा है, जब तक इसकी विवेचना नहीं होगी, जब तक इसकी न्यायिक जांच नहीं होगी, सच सामने बिल्कुल नहीं आएगा। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल सुओ मोटो पर रहे तो हम लोग बहुत अनुग्रहित रहेंगे। पहले सुओ मोटो पर ले लेते हैं, फिर उसके बाद आलक वाले पूछ लेंगे। मैम, ये धनंजय सिंह पे जो कार्रवाई की मांग आप कर रही हैं योगी आदित्यनाथ से, वो तस्वीरों के बिना पे जो करीबी संबंध सामने आए हैं, उन तमाम चीजों के आधार पे जिस कार्रवाई की मैं मांग कर रही हूं वो इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस पूरे गोरख धंधे में कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं। एक शुभम जायसवाल का चेहरा सामने आ रहा है, एक अमित सिंह टाटा का सामने आ रहा है, एक सामने आ रहा है आलोक सिपाही का, एक सामने आ रहा है विभोर राणा का। इनमें से एक अधिकांश लोगों के बड़े प्रगाढ़ संबंध है धनंजय सिंह जी से। और वो बार बार, एक हफ्ते पहले एक प्रोमिनेंट न्यूज चैनल को टीवी पर दिए हुए अपने इंटरव्यू में अपना छोटा भाई बता रहे हैं। तो अगर आपके इतने प्रगाढ़ संबंध है, इतने छोटे भाइयों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, तो बड़े भैया को अछूता क्यों रखा जा रहा है? बड़े भैया से भी थोड़ी पूछताछ हो, सच और सामने आएगा। क्यों बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? भाई बड़ा शौक है ना योगी जी को बुलडोजर चलाने का, लेकिन कुछ समुदायों के खिलाफ बुलडोजर चलता ही नहीं है। उपनाम देखकर बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में। मैम, इसमें दो मुद्दे। एक तो योगी आदित्यनाथ जी ने असेंबली में कहा है कि अभी तक हम कोडीन कफ सिरप से रिलेटेड कुछ डेथ्स का कोरिलेशन नहीं मिला है, उस पर आप क्या कहेंगी? और दूसरा कि बीजेपी के मंत्री अखिलेश यादव की फोटो आरोपियों के साथ नजर आई है, तो उसमें कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है इस पूरे मसले पर खामोशी साधे हुए, उनको जवाब देना चाहिए। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर तस्वीर खेलिएगा तो बड़ी सारी तस्वीरें आपके साथ भी सामने आ जाएंगी। ये विभोर राणा है, अभी हिरासत में है,
क्या कर रहे थे ब्रिजेश पाठक जी के साथ मुझे नहीं पता, वो क्या कर रहे थे अरुण सिंह जी के साथ मुझे नहीं पता, तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। अब ऐसे तो कहने को हो जाएगा कि नीरव मोदी ने भागने से पहले मोदी जी के साथ कैसे तस्वीर खिंचा ली। तस्वीर मत खेलिए। और एक सूबे के मुख्यमंत्री का खड़े होकर सदन में कहना कि अभी तक इससे कोई मौत नहीं हुई है, ये कितना शर्मनाक है। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले कोई मर जाए, फिर इसकी संगीनता, फिर इसकी गंभीरता बढ़ेगी। जिस तरह से ये नशे की लत फैल रही है, जिस तरह से बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं, जिस तरह से युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है, बड़े बड़े परिवार तबाह हुए जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये गोरख धंधा आपकी नाक के नीचे 5 साल तक पनपता रहा। आपको 5 साल बाद 2 ट्रक मिले हैं, आपको 5 साल बाद 2 गोडाउन मिले हैं, आपको 5 साल बाद ये याद आया कि इस पर कार्रवाई होगी, और 5 साल बाद मुख्य अभियुक्त देश छोड़कर भाग गया आपकी नाक के नीचे। ये तो बड़ा कन्वीनियंट है। जब मुख्य अभियुक्त भाग जाता है तो वो भागता नहीं है, उसको भगा दिया जाता है। जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भागे नहीं थे, उनको भगाया गया था। तो आज सवाल यह है कि शुभम जायसवाल को किसने भगाया? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का एक व्यक्ति जो पूरे गोरख धंधे का किंगपिन है, वो धता बताकर भाग गया 500 करोड़ कमाकर। आप 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। मतलब लीपा पोती भी तो ऐसी करिए कि देखकर शर्म ना आए। जी सुप्रिया जी, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है और हाई कोर्ट से। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुंबई में मनसे और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस आखिर क्यों नहीं साथ लड़ रही है? क्या माना जाए कि महागठबंधन में फूट पड़ गई है? आपके पहले सवाल का जवाब देते वक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब मैं सिर्फ एक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता या एक पदाधिकारी के रूप में नहीं, मुझे लगता है साधना जी और हम दोनों ही अग्री करेंगे कि एक महिला के रूप में मैं देना चाहूंगी। मैं उस पीड़िता से मिली हूं, मैं उसके परिवार से मिली हूं, उसके साथ वक्त बिताया है। मुझे पता है कि क्या मंजर उन्होंने देखा है, मुझे पता है कि कितना भयावह बलात्कार हुआ और किस तरह से परिवार के एक नहीं 2-2 सदस्यों की हत्या की गई। जो व्यक्ति हत्या और बलात्कार का दोषी पाया गया, जब वो रिहा होता है और जब वो जेल से निकलता है महज 6 साल में, जिसको उम्र कैद की सजा थी, सभ्य समाज का सिर झुक जाना चाहिए। और उसके खिलाफ इस हाड़ कांपती ठंड में जब वो बेटी और उसकी मां इंडिया गेट पर बैठकर अकेले प्रदर्शन करते हैं और जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस उसको वहां से घसीटती है, मुझे लगता है केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं भूली हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने तब तक कार्रवाई नहीं करी थी जब तक कोर्ट ने आदेश जारी नहीं किया था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश आया था तब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, एफआईआर की गई थी, अन्यथा उनको बचाने का प्रयास किया जाता रहा। असलियत यह है कि जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो टिकट उनके परिवार को दिया गया, जब आक्रोश मचा तब टिकट वापस लिया गया। असलियत यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं, दोषी हैं। जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली थी वो 6 साल में निकल रहा है, और एक्टिविस्ट और तमाम लोग 5 साल से, कोई कितने महीनों से जेल में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस मंच से एक महिला होने के नाते, इस देश की एक नागरिक होने के नाते, मैं जरूर कोर्ट से अपील करूंगी कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लें। क्या यह देश लड़कियों के लिए नहीं है? क्या लड़कियां इस देश में सुरक्षित नहीं रह सकती हैं? क्या लड़कियों के लिए न्याय नहीं है? हम कब तक लड़कियों की इज्जत, उनके सम्मान को लूटने वालों के साथ इस तरह की जगहसाई होने देंगे? साधना जी, अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहिए तो जरूर बोलिए और उसके बाद मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। जी, आदरणीय सुप्रिया जी ने पूरी बात कह दी, और बिल्कुल राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ही नहीं, एक महिला होने के नाते दिल दुखता है, क्योंकि भाजपा का पूरा तंत्र इन्हीं कामों में लगा रहता है। और भाजपा तो एक, मुझे लगता है, एक ऐसी पार्टी बन गई है, चाहे वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर हो, रामदुलार गोंडा हो, और क्या प्रज्वल रेवन्ना हो, ऐसे नेताओं को देने का काम इन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का, और जब ऐसी बात सामने आती है तो क्या बीतती होगी उस परिवार पे, क्या बीतती होगी उस पीड़िता पर, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी, साथ में अपने परिवार के सदस्यों को खोया। तो बिल्कुल स्वतः संज्ञान इसका लिया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों का बाहर आना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपका जो दूसरा सवाल था, कांग्रेस पार्टी किसके साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ेगी, ये हमारी लोकल लीडरशिप और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। कोई किसी के साथ कैसे समझौता कर रहा है, ना हम उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, ना हमारी उस पर कोई राय है। यह स्वतंत्र देश है,
जितनी स्वतंत्रता चुनाव लड़ने की है उतनी स्वतंत्रता गठबंधन करने की है। मेरा अपना मानना है कि हम देश काल परिस्थिति देखकर चुनाव लड़ना, कैसे लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है नहीं लड़ना तय करते हैं, और वो एक पार्टी को इसकी छूट होनी चाहिए, इस पर कोई सवाल भी नहीं उठना चाहिए। तमाम ऐसे चुनाव हैं जो बीजेपी और उनके घटक दल लोकल रूप से अलग अलग लड़ते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर एक साथ रहते हैं। जी Ma'am, I want that answer in English as well. As far as the Sengar suspension of sentence is concerned, the court has also said that this doesn't come under aggressive sexual assault and under the POCSO Act. So how do you see this having met the victim, and you said that it was a very grave violation? I will go back to saying what I said in Hindi, that I don't just answer this question as a spokesperson of my party. I answer this question as a woman, as a mother, as somebody who has met the family and the victim. And I know exactly what she went through. When she narrated this entire incident to me some years back, I had goosebumps. I did not even know how to console her, because what happened to her was not just tragic, it is inhumane. It wasn't just sexual assault, it wasn't just rape, a gang rape, it was how members of her family were killed. And Kuldeep Singh Sengar is not a saint. He has been found guilty. He is not somebody who faces charges. He's been found guilty of rape and murder. The reality is that he was facing a life term. How does he get out in 6 years? And do you understand what does that do to the psyche of the family? What does that do to that young victim? What does that do to the mother? And the reality was right in front of us. This man is going to be released. He is going to live under a free, he's going to live freely. And when the victim and her mother were protesting silently, absolutely peacefully at India Gate, in the middle of the night, they were dragged and forcefully dragged by the Delhi police. What is this government scared of? And we all know that Kuldeep Singh Sengar was not arrested. The FIR wasn't launched. There was every attempt made to protect him by the UP government and the central government, till such time where the Allahabad High Court had to issue an order. And which is, after that, the FIR was lodged. You put a man out like him. Do you understand what does that do? Do you know how influential he is? You from UP, I'm from UP. I know exactly what does that do to the psyche. Until what time will we keep telling our girls it's all right? It is not all right. Enough is actually enough. Here is a man who's been found guilty. You set him free. What precedent are you setting? I am absolutely agreed with this judgment, and I do hope from this platform we request, we appeal to the courts, we appeal to better minds, we appeal to wiser souls. Please take suo motu cognizance and act on this. This is not manufactured outrage. This outrage will be real, has to be real. Girls, daughters of this country will not be told to look the other way as their perpetrators walk free. This is not going to be allowed. जी बिल्कुल बोलिए। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता की थी यहीं पर कि मध्य प्रदेश के अंदर भी एक ऐसी घटना हुई थी। शिवपुरी के अंदर मंदिर के महंत ने मंदिर के अंदर एक विकलांग पिछड़ी बच्ची का बलात्कार किया था। क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? और आजादी के बाद मुझे लगता है पहला केस ऐसा था कि वो बच्ची प्रेग्नेंट हुई बलात्कार से, उसका बच्चा भी हो गया। हम लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया, सब हुआ, लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल का उसका बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक वो मंदिर का महंत बलात्कार का आरोपी बाबा गिरफ्तार ही नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जहां शासन में होता है, तो जब इस तरह के हम चीजें देखते हैं कि इस तरह के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, तो मुझे लगता है निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। एक सवाल इस तरफ, आपने नीरव मोदी की चर्चा की, अभी एक वीडियो सामने आया विजय माल्या और ललित मोदी का, उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा और ललित मोदी कह रहे हैं कि हम भारत के हम दोनों सबसे बिगेस्ट एब्सकॉन्डर हैं, सबसे बड़े भगोड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा आज के विषय से विषयांतर नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी जांच एजेंसीज ने जरूर देखा होगा। तो इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं कि आपकी नाक के नीचे देश को चूना लगाकर करदाताओं का पैसा चोरी कर कर लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं और उन भगोड़ों को आप वापस नहीं ला पाते। 2-4 सुर्खियां यहाँ चलाते हैं, 2-4 बातें चलाई जाती हैं, टीवी डिबेट देखो तो बस कुछ ही घंटों में सब लोग वापस आने वाले होते हैं। अभी तक कोई वापस नहीं आया, 11 साल बीत चुके हैं, आपकी नाक के नीचे से आपको धता बताकर लोग भागे। वो जो वीडियो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर, मोदी जी पर और उनकी जांच एजेंसियों पर एक करारा तमाचा है। बहुत धन्यवाद। बीजेपी की सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने पूर्व सांसद हैं,
उन्होंने कहा उनकी कि हिंदुओं बेवकूफी को की बातों का मैं इस मंच से जवाब देकर उसको वो बिल्कुल भी वेंडिकेट नहीं करना चाहूंगी। अब आप लोग इसको बाद में ले लीजिएगा, विषयांतर बहुत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इस मामले को जरूर कवर करिएगा क्योंकि ये हमारे युवाओं के भविष्य से संबंधित मामला है और इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। ऑन व्हाट? I think when Mr. Modi gets up and says कि मेरा क्रिश्चियन समुदाय से पुराना नाता है, or when he goes and forcibly hugs the Pope, he needs to answer these questions. Who are these ruffians? Who are these people? From Delhi's east of Kailash to Odisha to Madhya Pradesh to Haridwar, what is happening? Why are people who are celebrating Christmas, women, children being attacked? Can you not ensure the safety of religious diversity in India? The world is watching how these right-wing goons are roughing up, are intimidating, are threatening, are attacking Christians across the country. And trust you me, we'll have to pay a price for this. Thank you.